हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीआईपीएम की एसएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। प्री को टारगेट करते हुए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए वीआईपीएम अकेडमी, वहाँ पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। चारों ही सब्जेक्ट इसमें है। इसका सोल्यूशन मैं करवा रही हूँ सेकेंड पेपर का, फर्स्ट पेपर का ऑलरेडी करवा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का। अ विमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम। एक विमेन जो क्या रखती है, एक से ज़्यादा हस्बैंड है जिसके एट अ टाइम यानी एक समय पे एक से ज़्यादा हस्बैंड है, उसको क्या बोलते हैं उस महिला को? तो ये है मोनोगैमी। सर मोनो वर्ड होता है सिंगल के लिए और गेम वर्ड होता है मैरिज के लिए। तो इसको हम रूट वर्ड से भी कर सकते हैं कि जिसकी सिंगल मैरिज है उस प्रैक्टिस को जो है मोनोगैमी बोला जाता है। मोनोगैमिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक ही शादी हुई है, और मोनोगैमी उस प्रैक्टिस को बोलते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग अ पर्सन एट अ टाइम। एक बार आप किसी एक व्यक्ति से शादी की हो, उसी के साथ हो, तो वो होता है मोनोगैमी। पॉलीमैथी, पॉली का मतलब होता है मैनी, और मैथी को यहाँ मैथ सब्जेक्ट से लो। पॉलीमैथी बेसिकली या पॉलीमैथ बोला जाता है जिसको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो, काफ़ी सारा नॉलेज हो, उस पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है पॉलीमैथ। नेक्स्ट है पॉली एंड्री। सर पॉली का मतलब होता है मैनी और एंड्री वर्ड रिलेटेड है मैन से। जैसे गायनी वर्ड किससे रिलेटेड है? फीमेल से, विमेन से। इन द सेम वे एंड्री वर्ड रिलेटेड है मैन से। तो पॉलीएंड्री में आपके ज़्यादा मैंने मतलब एक से ज़्यादा मैन से आप लोगों ने शादी की है, तो आंसर सी ऑप्शन एकदम सही है। एंडोगेमी, एंडोगेमी एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके अंदर आप अपने ही एक क्लोज्ड लूप में, एक क्लोज सोसाइटी में, कम्युनिटी में शादी करते हैं। इसको एंडो को ऐसे समझो कि ये एक कम्युनिटी है, ये एक कास्ट है, इसी में आपने गेम मतलब शादी की है, तो वो एंडोगेमी की प्रैक्टिस कहलाती है कि आपने अपने ही समाज के अंदर शादी की है, उसको बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज हिट द सिक। हिट द सेक, सेक वैसे बोरे को बोला जाता है। हिट द सेक का मतलब होता है कि अब आप जो है रेस्ट करेंगे। तो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई एक लेबर है, वो बहुत सारे दिन क्या करता है, सेक बोरों को उठाता है और रखता है। अब वो बेचारा थक गया है बोरे उठा उठा के, अब जाएगा और आराम करेगा और उन्हीं बोरों पे लेट जाएगा, उन्हीं पे जाके सो जाएगा। तो एग्जाम क्रैक करना नहीं, मेकिंग मनी क्विकली नहीं, गोइंग टू स्लीप। गोइंग टू स्लीप होता है हिट द सेक का मतलब। रनिंग ऑन द बीच नहीं। तो सेक किसको बोला जाता है? बोरे को बोला जाता है। बैग्स जो होते हैं बड़े बैग्स, तो आपने उसको हिट किया, इट मीन्स कि आप बहुत देर से बहुत सारा काम कर रहे थे और नाउ यू आर टायर्ड। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप जाएंगे और थोड़ा सा सोएंगे, तो यू आर गोइंग टू स्लीप, इसको बोला जाता है हिट द सेक। नेक्स्ट है शेक्सपियर इज ग्रेट देन एनी अदर पोएट, एनी अदर इंग्लिश पोएट। यहाँ पर आपको क्या करना है, अंडरलाइन सेगमेंट के लिए एक सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, यानी इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। शेक्सपियर इज ग्रेट देन, सर देन जो होता है कंपैरेटिव डिग्री लेता है, और एनी अदर यानी एक तरफ आपने शेक्सपियर रखा है और दूसरी तरफ एनी अदर, यहाँ पर दूसरे रखे हैं और यहाँ पर आपने शेक्सपियर रखा है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आप देखोगे देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब वॉज ग्रेटर देन या इज ग्रेटर, सॉरी ये ग्रेटेस्ट वाला नहीं होना चाहिए, ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब अपने पास दो ऑप्शन बचे बी और डी। यहाँ पर अपने को देखना है कि शेक्सपियर तो अभी भी इंग्लिश पोइट में सबसे महान माने जाते हैं, तो शेक्सपियर इज ग्रेटर देन, वॉज ग्रेटर देन नहीं, इज ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश पोइट, उनसे ज़्यादा महान है। नेक्स्ट देखिए, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें भी आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आई प्रिफर वॉकिंग देन राइडिंग। देखो सर कंपैरेटिव डिग्री के लिए जो है, कंपैरिजन के लिए देन का ही यूज़ होता है, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ में कंपैरिजन के लिए टू का भी यूज़ किया जाता है। जैसे प्रेफर टू लेता है, इन्फीरियर टू लेता है, सुपीरियर टू लेता है, प्रायर टू लेता है, पॉस्चरर टू लेता है। तो प्रेफर के साथ में टू आता है, न विद, न अबाउ, न फ्रॉम, ओनली टू, और ये पूछा भी जाता है आई प्रिफर वॉकिंग टू राइडिंग। इसका मतलब प्रिफर तो मैं वॉकिंग ही कर रहा हूँ, किसकी तुलना में, राइडिंग की तुलना में मैं वॉकिंग पसंद करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एप्रोप्रिएट ईडियम सेलेक्ट करनी है अंडरलाइन वर्ड के लिए। सोहन वॉज वेरी मच परप्लेक्स्ड। सर परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कन्फ्यूज, टू फिनिश, टू फाइंड दैट, कन्फ्यूज्ड, टू फाइंड दैट हिज यंगर ब्रदर मोहन हैड टेकन पॉइजन। तो सोहन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था, परप्लेक्स था, चिंतित था, घबराया हुआ था, बहुत ऐसी स्टेज में था जहाँ डिसीजन नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसके यंगर ब्रदर जो था उसने पॉइजन ले लिया था। तो एट एनी रेट, एंड एट एनी रेट का मतलब तो किसी भी रेट पर नहीं। एट लॉजर हेड, लॉजर हेड का मतलब तो होता है कि दो लोग जो डिसएग्रीमेंट में हैं, दोनों की बन नहीं रही है, कॉन्फ्लिक्ट में है, या फिर किस में है,
डिसएग्रीमेंट में है। एट हिज डिस्पोजल, एट हिज डिस्पोजल का मतलब होता है एट हिज कॉल। एट हिज कॉल का मतलब ये समझो कि वो रेडी फॉर समवन, यू आर रेडी फॉर समवन, रेडी फॉर समवन। रेडी फॉर समवन मतलब आपको उसने बुलाया और आप तैयार हैं, तो किसी का भी कोई भी काम है उसके लिए आप एट अ डिस्पोजल हो, इट मीन्स यू आर रेडी। जब भी कभी आपको बुलाया जाएगा यू आर रेडी टू सर्व। नेक्स्ट है एट हिज विट एंड। विट बोला जाता है बुद्धि को, आपके माइंड के लिए, बुद्धि के लिए यूज़ किया जाता है। आप विट के एंड पे हो, मतलब कन्फ्यूज्ड हो, परप्लेक्स्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है व्हाट टू डू, तो उस सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे उसके भाई ने पॉइजन लिया था तो वो उसके विट एंड पे था, मतलब इनडिसाइसिव हो रखा था कि मैं क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। नेक्स्ट देखिए, एसएससी के लिए फाउंडेशन बैचेस अपने यहाँ चलते हैं। आप चाहें तो एसएससी फाउंडेशन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके कोई छोटे भाई बहन है उनको भी ज्वाइन करवा सकते हैं। आप वीआईपीएम के चैनल से जुड़ जाइए, आप इस नंबर पे कॉल करके जो है और भी डिटेल्स ले सकते हैं, और केवल इंग्लिश स्पेशल बैच से भी जुड़ सकते हैं जिसमें कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मैरिट देन इज एक्चुअली पजेस्ड। ये क्या कह रहे हैं, अटेम्प्ट करना। क्या अटेम्प्ट करना, इम्प्रेस करना, लोगों को इम्प्रेस करने का अटेम्प्ट करना बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मैरिट देन एक्चुअली इज पजेस्ड। यानी जितनी आपके पास एक्चुअली मैरिट है उससे ज़्यादा का दिखावा कर रहे हो आप, तो उसके लिए वर्ड एयरी। एयरी का मतलब तो होता है फुल ऑफ एयर, जिसमें हवा भरी हुई हो तो एयर भरी हुई हो, एयरी होता है। प्रिटेंटियस, प्रिटेंटियस उस व्यक्ति को बोलते हैं जो प्रिटेंड करता है, तो प्रिटेंड से याद रख सकते हो, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना। ऊपर बोला भी है कि जितना आपके पास है उससे ज़्यादा आप दिखावा करो, प्रिटेंटियस कहलाता है। ग्लोरियस तो ग्लोरी से बना हुआ है, नहीं ये नहीं होगा। इम्पीरियस तो उसके लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, जो बहुत ज़्यादा एरोगेंस दिखाता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेकन। सर रेकन का मतलब होता है आप अंदाज़ा लगाते हो कि कितना है ये। जैसे रैकन 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 चलती है इसकी वर्ब की फॉर्म्स, कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है मेरे पास में, ये अंदाजन कितने रुपए का है, तो ये बोलते हैं उसको, उसका मूल्यांकन करना, आंकना कि इसका कितना वैल्यू है, वो रैकन होता है। मैरिट नहीं, इमेजिन नहीं। देखो असेस का मतलब भी मूल्यांकन करना होता है, लेकिन ये किसी की परफॉर्मेंस वगैरह को असेस किया जाता है। पर मनी के फॉर्म में हम लोग काउंट यहाँ पर ऑप्शन में ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि आपने इसके वैल्यू को कितना ज़्यादा जो है काउंट किया है या कितना इसका माना है, तो मानने के लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड रेकन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर लास्ट में अपने को सिनोनिम ही चाहिए था ना, हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनिम, कई बार जल्दबाजी में गलत भी पढ़ने में आ जाता है, इसलिए केयरफुली डील किया करो। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मतलब कोल्ड से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा ठिठुरन और ठंडा। ब्रिस्क, ब्रिस्क तो फुर्तीले के लिए यूज़ किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा क्विक है। स्विफ्ट है, निम्बल एक वर्ड होता है इसी के लिए ही। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जैसे इंडिया क्या है, एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल मतलब गर्म देश है, और फ्रीजिंग जहाँ पे ठंड होती है, कनाडा वगैरह ये जो कंट्रीज़ है वहाँ पे, तो ये इंडिया तो क्या है, ट्रॉपिकल है, क्योंकि हमें उल्टा चाहिए, ऑपोजिट चाहिए। समरी नहीं। देखो नोइंग, नोइंग का मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, उनके जब दांत आने वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, कुतरते रहते हैं चीज़ों को, तो नोइंग का मतलब होता है कुतरना, किसी चीज़ को बार बार आप जो अपने टीथ से बाइट कर रहे हो उसको बोलते हैं नोइंग। नेक्स्ट देखिए, अगला वर्ड है एंटोनिम, आपको बताना है किसका, कंफ्यूजिंग वर्ड का एंटोनिम बताना है इस लाइन में से। द स्टार्स ट्विंकल्ड इन द डार्क स्काई गाइडिंग ट्रैवलर्स ऑन देयर जर्नी। तो ये क्या कह रहा है, स्टार्स वो डार्क स्काई में ट्विंकल किए, गाइड करते हुए किसको, ट्रैवलर्स को, किस में, उनकी जर्नी में। तो कंफ्यूजिंग का मतलब होता है सामने वाले को कंफ्यूज करना। ये तो बहुत इजी दे दिया, इस लाइन में से ढूंढना है, तो सर कंफ्यूज करने का एंटोनिम ट्रैवलर्स तो होंगे नहीं, ट्विंकल मतलब चमकना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जर्नी भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, गाइडिंग। तो ये तो काफ़ी ईजी आ गया है, तो एसएससी प्री का पेपर डेफिनेटली ईजी आता है, बस अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है तो। नेक्स्ट है ही ट्राइड टू एलिविएट द सफरिंग्स ऑफ हिज नेबर्स। उसने कोशिश किया क्या, एलिविएट करना, एलिविएट का मतलब कम करना, दूर करना, क्या, सफरिंग, नेबर्स की प्रॉब्लम्स को, सफरिंग्स को दूर करने का उसने क्या किया, कोशिश किया। अब यहाँ पर जो है सिनोनिम हमें ढूंढना है। स्वेल का मतलब तो आप जानते हैं सूजन आने के लिए भी होता है, प्लस फूलना किसी चीज़ का, बढ़ना, फूलना, तो ये तो नहीं होगा। ऐड का मतलब भी ऐड होना, यहाँ तो सिनोनिम चाहिए कम करने वाला, इंटेंसिफाई और बुरी स्थिति में कर देना, और ज़्यादा प्रभाव बढ़ना नहीं। रिलीव एकदम सही है, थोड़ा सा रिलैक्स होता है, पेन वगैरह रिलीव होता है, मतलब कम हुआ है, उसके लिए एलिविएट लिख रखा है। नेक्स्ट है आपका इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर मिस स्पेल्ट आपको दे रखे हैं, और मिस स्पेल्ट में से आपको बताना है जो यहाँ पे गलत स्पेलिंग है। एक है एडवर्स, ये सही दे रखा है।
अल्टीमेटली भी ठीक है, फॉलोड भी ठीक है। सर शेड्यूल की स्पेलिंग देखो गलत लिख रखी है, शेड्यूल की स्पेलिंग में सी भी आता है, तो शेड्यूल की स्पेलिंग करेक्ट करनी है, यही वाला मिस स्पेल्ड वर्ड है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एटिकेट, इलोपमेंट, ओकेजन, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन सही है, कोई इसको जेड करके गलत मत कर देना, दोनों सही होते हैं, आप जानते हैं ये सिर्फ कंप्यूटर वगैरह में जब आप काम करते हो तो एस को जेड, जेड वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए होता है ना, क्योंकि सिर्फ ब्रिटिश अमेरिकन एक्सेंट की वजह से। नेक्स्ट है ओकेजन की अगर मैं बात करूँ स्पेलिंग सही है। एलोपमेंट, एक बच्चा सोच रहा होगा एलोपमेंट क्या होता है। एलोपमेंट का मतलब होता है घर से भाग के शादी कर लेते हैं ना, तो चोरी छुपके से कहीं से भाग कर शादी करने के लिए, एक इस्टेब्लिश करने के लिए रिश्ता वगैरह, उसको एलोपमेंट बोला जाता है। ई मतलब वैसे भी आउट होता है। एटिकेट की स्पेलिंग में देखो क्या गलती है, पहले में एक ही टी आता है और दूसरे वाले में डबल टी आते हैं, तो एटिकेट की स्पेलिंग जरूर याद रखना, ये जो थोड़ी डिफरेंट स्पेलिंग्स होते हैं वो डेफिनेटली पूछते हैं। अगला देखिए, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन माई रिसर्च रिलाई एट फोन कॉल्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल देयर कम्युनिकेशन। अधिकतर जो फैमिलीज़ हैं मेरी रिसर्च के अंदर वो किस पे निर्भर करती है, फ़ोन कॉल्स पे। किसके लिए? फॉर ऑलमोस्ट ऑल देयर कम्युनिकेशन, मतलब हर काम के लिए मैक्सिमम फैमिलीज़ कॉल। कुछ भी हो, खाना चाहिए, हाँ कॉल कर दिया, हाँ भोजन दे दो, हाँ जी कुछ भी हो, जाना है कहीं, हाँ जी सारे बाहर आ जाओ, तो कुछ भी हो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ डिपेंडेंट है किस पे, फ़ोन कॉल पे। सर रिलाई एट नहीं, रिलाई ऑन या अपॉन लेता है, वैसे काफ़ी फेमस ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी है कि रिलाई के साथ में ऑन या अपॉन आता है। एरर कौन से पार्ट में? डी पार्ट में है, तो अगर एरर नहीं होती तो हम लोग बी पार्ट कर देते। नेक्स्ट है माई फ्रेंड जतिन यूजुअली वेयर्स अ स्पेक्टिकल। सर कुछ नाउन ऐसी होती है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे स्पेक्टिकल्स होता है, अ स्पेक्टिकल नहीं होता। अगर आपको इसको सिंगुलर बनाना है तो आप लोग लिखेंगे अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। अ पेयर ऑफ स्पेक्स बोलते हो ना, तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ये तो हमेशा प्लूरल ही रहेगा। या फिर लिख दो सीधा माई फ्रेंड जतिन यूजुअली वेयर्स स्पेक्टिकल्स। और भी होते हैं जैसे ट्राउजर्स, जीन्स, बाइनोक्यूलर्स, गॉगल्स, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में नहीं आते। आर्म्स, ठीक है, तो यहाँ पर अ स्पेक्टिकल गलत है, या तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स लिखो, पर प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, तो नाउन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द शेयर होल्डर आर प्लानिंग टू कंट्रोल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द करंट डायरेक्टर्स। जो शेयर होल्डर हैं वो प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं? कंट्रोल करना, किसको? कंट्रोल किस चीज़ का? कंपनी का कंट्रोल फ्रॉम द करेंट डायरेक्टर्स। अभी जो डायरेक्टर है उनसे वो लोग क्या लेना चाह रहे हैं? कंट्रोल लेना चाह रहे हैं, किसका? कंपनी का। सर इस रोस्ट का मतलब तो होता है जहाँ पे नेस्ट समझ लो आप एक तरह से, जहाँ पे बर्ड वगैरह रहती है उसके लिए। इस रोस्टिंग होता है ना भुनना, एक तो रोस्टिंग होती है सामने वाले को आप जो है कुछ भी कह रहे हो उसकी खिंचाई कर रहे हो, एक रोस्ट जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह को रोस्ट करते हैं हम लोग घी वगैरह में खाने के लिए, ये रेस्ट होता है किसी को या तो कलाई के लिए आता है या किसी को कब्जे में लेने के लिए, कंट्रोल में लेने के लिए। रेस्ट कंट्रोल मतलब अपने हाथ में ले लेना, हाथ में ले लेना, हाथ में ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? कंट्रोल को हाथ में ही ले लेना, ये रेस्ट तो आराम फरमाना है, आराम नहीं फरमाना है। नेक्स्ट क्या है? अगला है क्वेश्चन नंबर 16, माई फ्रेंड इज गोइंग टू अ न्यू फर्म। नई फर्म है, फर्म का मतलब एक तो आप जानते हैं कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ फर्म बिजनेस फर्म की बात कर रहा है कि मेरा एक फ्रेंड जो है एक नई बिजनेस फर्म स्टार्ट करने वाला है। सेट असाइड का मतलब तो होता है कुछ चीज़ को, कुछ पार्ट को एक्स्ट्रा साइड में रख लेना, रिजर्व में रखते हैं ना, सेट असाइड उसको बोला जाता है। सेटअप बिल्कुल सही है, इस्टेब्लिश को बोला जाता है। सेटअप कोई नया आपने फर्म वगैरह इस्टेब्लिश की है। सेट ऑन देखो किसी बैटल के लिए, वॉर के लिए बिगिनिंग होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। अटैक के लिए, गोइंग टू अटैक, इस तरीके से जब आता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। और सेट डाउन होता है टू राइट, लिखना किसी चीज़ को। सेट डाउन मतलब लिखना किसी चीज़ को। आंसर कौन सा होगा सर? आंसर होगा बी ऑप्शन, सेटअप, क्योंकि स्टैब्लिश करना है, नई फर्म है। नेक्स्ट देखिए अगला कौन सा है? अगला आपका क्वेश्चन है द लिटिल गर्ल सेड दैट दोज बटरफ्लाइज वर वेरी कलरफुल। सर आपको जो है इनडायरेक्ट दे रखा है और आपको चेंज करना है डायरेक्ट के अंदर। सीधा सा है, रिजेक्शन लगाएंगे, जो ऑप्शन हमारे काम के नहीं है। सर यहाँ पे वर लिख रखा है तो एटलीस्ट वर तो नहीं होगा, चेंज तो होगा। अब ये बचा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहा है लास्ट वाला। इंटेरोगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इंटेरोगेटिव? देखो आप ध्यान से, यहाँ पर जो है आर इंटेरोगेटिव बना रहा है, यहाँ पे दैट लिख रखा है, इंटेरोगेटिव में दैट होता ही नहीं है। एक बच्चा सोच रहा है कि मैम ऐसा भी तो हो सकता था कि एक्सक्लेमेटरी को मैं चेंज कर देता, एक्सक्लेमेटरी होता है, तो देखो ये
एक्सक्लेमेटरी भी तो गलत ही है, एक तो यहाँ पे सेज लिख दिया जो कि गलत हो जाएगा, दूसरा एक्सक्लेमेटरी में हाउ के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, यहाँ पे पहले लगा दी, तो हर तरह से सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 18, विल यू गिव मी एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको एक्टिव दे रखा है और आपको चेंज करना है किसमें, पैसिव के अंदर चेंज करना है। क्या कह रहा है, विल यू गिव मी एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, क्या आप मुझे एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट देंगे। विल यू बी गिवन, सर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ और BT3 लगा दो, सेम टेंस का, मतलब टेंस मत बदलो। सबसे पहली बात तो विल है तो विल का विल ही रहेगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव में टेंस मॉडल चेंज नहीं होता है, जबकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस मॉडल चेंज होता है। तो यहाँ पे विल का तो विल ही रहेगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस चीज़ को देखती हूँ तो यहाँ पर देखो क्लियरली यू तो चेंज होना चाहिए था, ये नहीं हो रहा है, तो विल आई बी गिवन, और ये BT3 भी लग गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अब 19 नंबर आपका पैराजंबल है। पैराजंबल आपको शफल करके दिया है सेंटेंस को, आपको इसको अरेंज करके देखना है। ये क्या कह रहा है, द अपर पार्ट ऑफ द रिवर कंटिन्यूअस रेन ऑन वीक देयर हैड बीन ड्यूरिंग द प्रीवियस। ये क्या कह रहा है, अब ये देखो ड्यूरिंग द प्रीवियस, तो ड्यूरिंग द प्रीवियस के साथ में क्या आएगा, प्रीवियस वीक ही होगा, तो डी के साथ में क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, डी के बाद में सी आना चाहिए, तो डी के बाद में सी डायरेक्ट आना चाहिए। ये दो ऑप्शन बच रहे हैं। तो अब ये यहाँ से तो सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, डी से हो सकता है, यहाँ से तो होगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन ये प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट का पेयर आ सकता है। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक देयर हैड बीन कंटिन्यूअस रेन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द रिवर। तो क्लियर है, डी से स्टार्ट हो जाएगा। एक बच्चा सोच रहा था सब्जेक्ट वर्ब से स्टार्ट करूं तो वीक से कैसे स्टार्ट होगा, इसलिए इससे पहले अपन ने फ्रेज दे दिया कि ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक देयर हैड बीन कंटिन्यूअस रेन ऑन, रेन कहाँ पर है, ऑन द अपर पार्ट ऑफ द रिवर, तो ये क्लियरली है, मेंशन भी कर दिया। अगला देखिए क्या कह रहा है, इट कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ विटामिन ए एंड डी, कॉड लिवर ऑयल इज दस यूज्ड टू ट्रीट एंथ्राइटिस। This supplement is made from the liver of cod fish. Cod liver oil is a nutritional supplement. क्लियर है क्या, तो ये कॉड लिवर के ऊपर कुछ है, चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये क्या कह रहे हैं, इसीलिए इसका यूज किया जाता है किसके लिए, इज यूज टू ट्रीट एर्थ्रिटिस। ये जो बीमारी है एर्थ्रिटिस नाम की, इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होंगे, और ये किससे बनता है, इसमें हाई लेवल ऑफ विटामिन ए और डी है। यानी बी तो मुझे लग रहा है लास्ट में आना चाहिए, बी यहाँ पे नहीं आएगा, बी यहाँ पे नहीं आएगा, बी यहाँ पे नहीं आएगा। अब मैच करके देख लेती हूँ कि कॉड लिवर ऑयल इज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, दिस सप्लीमेंट इज मेड फ्रॉम, ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, ये बनता किससे है, लिवर ऑफ कॉड फिश से, क्योंकि कॉड लिवर ऑयल है तो किससे बनेगा, लिवर से ही बनेगा कॉड फिश के। फिर उसके बाद में ए दे रहा है, और इसमें क्या है, हाई लेवल ऑफ विटामिन ए और डी है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है आर्थ्रिटिस नाम की बीमारी को दूर करने के लिए। ये मुझे कैसे पता चला, सिर्फ एक से, कि यहाँ पे इसीलिए इसका यूज किया जाता है इस बीमारी को ट्रीट करने में। तो मैंने कहा ये चीज तो लास्ट में आएगी, ये लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में थी, इसी के साथ में ये हो गया है। नेक्स्ट अगला जो है आप लोगों का एक क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं, फटाफट से आंसर करते हैं। गॉडेस शैलपुत्री इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा। गॉडेस शैलपुत्री क्या है, फर्स्ट फॉर्म है किसकी, आप जानते हैं नवरात्रों में अलग अलग दिन अलग अलग जो है गॉडेस का डे होता है, अलग अलग दिन अलग अलग माता की पूजा की जाती है। तो ये कह रहा है कि गॉडेस शैलपुत्री है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा है, हु इज वर्शिप्ड, जिनकी पूजा की जाती है। कब पूजा की जाती है, नवरात्रि में की जाती है। तो बाय नवरात्रि तो होगा नहीं, क्योंकि बाय का मतलब या तो होता है नियर, या बाय का मतलब होता है किसी ने उस काम को किया है पैसिव में किसी के द्वारा, या बाय का मतलब होता है इस समय तक या इससे पहले, तो वो भी नहीं है। तो यहाँ पे होगा टू भी नहीं होगा, टू नवरात्रि, अमंग दो से ज्यादा के बीच में नहीं, ड्यूरिंग नवरात्रि। तो इनकी पूजा कब की जाती है, ड्यूरिंग नवरात्रि, नवरात्रि के दौरान की जाती है। नेक्स्ट देखिए, In this form, she is worshipped as daughter of Himalayas. इस फॉर्म में उनकी पूजा किस तरीके से की जाती है, हिमालय की डॉटर। सर आर्टिकल लगाना है, आप जानते हैं कि जितनी भी माउंटेन रेंजेस होती हैं, माउंटेन रेंजेस के साथ में आर्टिकल दी आता है, माउंटेन पीक्स के साथ में नहीं आता। द हिमालयाज लिखेंगे लेकिन द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि माउंटेन पीक के साथ नहीं लगता है, रेंजेस के साथ में लगता है। क्लियर है क्या, चलिए नेक्स्ट बताइए। इसी के साथ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना माउंट एंडीज के साथ में लगेगा या नहीं लगेगा, एंडीज रेंज के साथ में लगेगा या नहीं लगेगा, और रॉकी माउंटेन के साथ में लगेगा या नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए अगला है, इसमें लगा दिया ना आर्टिकल दी। नेक्स्ट है
अगला है शी इज द गॉडेस नेचर एंड इज अडोन्ड विद फ्लावर्स। ये क्या है? ये गॉडेस है। किसकी गॉडेस है? नेचर की गॉडेस है, प्रकृति की गॉडेस है, प्रकृति की माता है, और एडॉन की जाती है, सजाई जाती है फ्लावर्स से, क्योंकि नेचर की माता है, नेचर की गॉडेस है, तो किससे सजेंगी? नेचुरल चीज़ों से ही, फ्लावर्स लाइक चीज़ों से ही। तो गॉडेस एट नेचर, गॉडेस विद नेचर नहीं, गॉडेस ऑफ नेचर, नेचर की गॉडेस है, तो यहाँ ऑफ आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका she fill in the blank a bull and holds a trident in one hand और लोटस फ्लावर इन अनदर। वो क्या है? वो राइड करती हैं किस पे? बुल की सवारी करती हैं, और एक हाथ में तो उनके क्या होता है? ट्राइडेंट होता है, यानी त्रिशूल होता है जिसके 3 दंत होते हैं, ट्राइडेंट। नेक्स्ट है एक हाथ में लोटस फ्लावर होता है, तो वो क्या करती हैं? वो राइड करती हैं। सर यहाँ पे वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस है, ES है, तो कंपेयर करने से भी आइडिया लग जाएगा ये होगा, और वैसे भी पता चल जाएगा कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर आएगा सेंटेंस कि वो बुल को राइड करती हैं, और क्या करती है? उनके हाथ में, एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में लोटस फ्लावर है। नेक्स्ट देखिए, अगला है जो कि लास्ट है आपका, ड्यूरिंग नवरात्रि 9 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दुर्गा आर वर्शिप्ड। नवरात्रि के दौरान 9 अलग अलग प्रकार की दुर्गाओं की पूजा की जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, दुर्गा इज फिल इन द ब्लैंक डेटी हु इज ऑल्सो नोन एज आदि शक्ति, द एनर्जी दैट मैनिफेस्टेड टू क्रिएट द यूनिवर्स। ये क्या कह रहा है? दुर्गा है, क्या है? एक ऐसी डेटी है, ये एक ऐसी आपकी पूज्य शक्ति है जो आदि शक्ति के नाम से जानी जाती है, और एक ऐसी एनर्जी जो पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे सर आर्टिकल ए लग रखा है, तो इंडियन तो होगा नहीं, वैसे भी पहले उसका क्या बताया जाता है? पहले उसका बताया जाता है क्योंकि किस टाइप की है, उसके बाद में ओरिजिन बताया जाता है कि कहाँ से है। तो ये किस टाइप की है? पावरफुल है, इंडियन है, रेडियंट है। तो इंडियन, उनका जो ओरिजिन है वो लास्ट में बताया जाता है, ये एडजेक्टिव को लिखने का तरीका होता है। तो दुर्गा इज अ पावरफुल रेडियंट इंडियन डेटी हु इज ऑल्सो नोन एज आदि शक्ति। क्लियर है क्या? इसी के साथ कि ये आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप सेशन आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट सेशन में ज़रूर मिलते हैं। थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, VIPM इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। SSC प्री 2025 को लेकर के एक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, और वीक में एक टेस्ट होता है उसका, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, तो आप उसको दे सकते हो। उसी टेस्ट सीरीज का दूसरा पेपर जो है उसका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, और उसमें जीके का जो पार्ट है उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा कराया जा रहा है। तो सेकंड पार्ट है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके और SSC प्री को आप 2025 को आसानी से क्रैक कर सको, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। और साथ साथ में अगर चाहते हो, अगर इस तरह का कंटेंट आपको मिले, तो आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर आपको अवेलेबल होगी। तो उसी का पेपर है, देखते हैं उसकी आंसर। सुनील, पहला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चंस। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र, जिसके द्वारा लड़कों की जो आवाज़ होती है वो मोटी होती है, उस गले के सामने की सुस्पष्ट उभरे हुए भाग को रूप में जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? ये जो नाल है, जो उभरा हुआ आपका पार्ट दिखाई दे रहा है लड़कों के अंदर, इस पार्ट को क्या कहा जाता है? एड्रेनलिन, कंठमणि, कोर्न या ग्रेसिका? तो ध्यान रखिएगा, जो उभरा हुआ भाग है जो आपका जुड़ा हुआ होता है किससे? पाचन तंत्र से, और साथ साथ में अमाशय से। तो इसके अंदर जो जुड़े हुए पार्ट होता है जिसके द्वारा आपका ये मुंह सीधा का सीधा आपके पाचन तंत्र या अमावस्या से जुड़ा होता है, उसको कहा जाता है एडमा स्पाइल, यानी कि कंठमणि के रूप में जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है? हड्डियां और दांतों, आपको ध्यान रखिएगा। तो इसमें किसकी चाहिए होती है? कैल्शियम। और कैल्शियम हमें किससे प्राप्त होता है? एक सामान्य सी चीज़ है, ध्यान रखिएगा, जिसके कारण आपकी हड्डियां या क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण सोर्स क्या है? विटामिन डी। और विटामिन डी का भी आपको ध्यान रखिएगा, सूर्य से साथ साथ में मछली के तेल से, और साथ साथ में जो अंडा होता है उस अंडे की जर्दी से।
आपको प्राप्त होता है क्या? विटामिन डी, जो आपकी हड्डियों के लिए क्या होता है? बहुत लाभदायक होता है। थर्ड क्वेश्चन, व्यवसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है? कोयले की बात करें तो कोयला 4 टाइप्स का होता है। एंथ्रेसाइट्स फर्स्ट नंबर का, बिटुमिन सेकंड नंबर का, लिग्नाइट थर्ड नंबर का और पीट फोर्थ नंबर का। सबसे कम जिसके अंदर लगभग 20% के आसपास आपको दिखाई देगा। सर्वाधिक कार्बन आपको एंथ्रेसाइट्स में दिखाई देगा। काला कोयला जिसको आप कह सकते हो, जिसके अंदर लगभग 80% के आसपास आपको दिखाई देगा। और इसने पूछा क्या है? व्यवसायिक उपयोग में। तो व्यवसायिक उपयोग में सर्वाधिक पीला जाने वाला बिटुमिन से, जिसको गहरा भूरा रंग के रूप में देखा जाता है और जिसमें लगभग 60 से लेकर 80% तक आपको कार्बन देखने को मिलता है। तो व्यवसायिक उपयोग में बिटुमिन्स सर्वश्रेष्ठ, एंथ्रेसाइट्स और सबसे कमजोर या सबसे कम या सबसे निकृष्ट पीट के रूप में जाना जाता है। ब्रूनर्स ग्रंथि किसका स्त्रावण करती है? ब्रूनर्स ग्रंथि जो नाक के अंदर होती है वो मूल रूप से किसका स्त्रावण करेगी? म्यूकस का स्त्रावण करेगी। म्यूकस जो आपके नाक के अंदर बनता है, म्यूकस, उसका स्त्रावण किसके द्वारा? ब्रूनर्स ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। पारिस्थितिक पिरामिड का सर्वप्रथम किसके द्वारा खींचा गया? परिस्थिति इकोलॉजिकल पिरामिड किसके द्वारा सर्वप्रथम खींचा गया? इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बार बार कहीं ना कहीं पूछा जाता है। आपको ध्यान रखिएगा एग्जाम्स के अंदर तो कौन होगा, तो आपको दिमाग में रखना है कि इस तरह का देने वाला कौन था? एल्टोन। एल्टोन के द्वारा क्या दिया गया? इकोलॉजी पिरामिड दिया गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ओडम को मॉडर्न इकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, कई बार हो सकता है ओडम के बारे में पूछ ले, लेकिन ये परिस्थिति पिरामिड के बारे में पूछा है तो एल्टोन इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। इनमें से एमएस ऑफिस का पार्ट नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा पार्ट नहीं है? 1 से 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी जानकारी आपको कंप्यूटर के बारे में भी होनी चाहिए। तो एमएस ऑफिस का पार्ट नहीं है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पेंट और एमएस एक्सेल। तो ध्यान रखिएगा एक्सेस, तो एमएस पेंट जो है वो एमएस ऑफिस का पार्ट नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाओं के विस्तार के लिए किस यूरोपियन देश के साथ बैंकों के साथ समझौता हुआ है? ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन और आने की सर्वाधिक संभावना है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में यूरोपियन देश, तो 2 चीज ध्यान रखिएगा, साइप्रस, एक तो यूरोपियन देश है, इसको ध्यान रखिएगा। और साइप्रस के अंदर आपको पता ही अभी हमारे देश के कौन गए? प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी इस देश की क्या करी है? यात्रा करी है। 18-19 जून के आसपास इन्होंने क्या करी है? इसकी यात्रा करी। और साइप्रस का जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो किनको दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। और साइप्रस जाने वाले मुख्य रूप से सबसे पहले प्रधानमंत्री के तौर पर भी इनको जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? एक दिवस आपके एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, इस तरह का एक दिवस का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। जैसे आज आपको याद रखना है, तो आज क्या है? 21 जून। तो आपको पता ही 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से याद करो, 21 दिसंबर को ध्यान दिवस मनाया जाता है। ये कुछ दिवस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अनुराग भूषण को हाल ही में किस देश का भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? इस तरह की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके में पूछी जाती है। तो हमने ये कोशिश करी है कि आपके हर पार्ट को, स्टैटिक्स के हर चीज को कहीं ना कहीं छुआ जाए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, करंट के माध्यम से, पॉलिटिकल के माध्यम से, अपॉइंटमेंट के माध्यम से। तो 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अनुराग भूषण को हाल ही में किस देश के साथ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, स्वीडन जो देश है उसका नियुक्त किया गया अनुराग भूषण को। और स्वीडन की राजधानी कौन सी है? स्टॉकहोम।
और ये स्टॉकहोम आपको पता ही है, यहीं से क्या दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार भी यहीं से दिए जाते हैं। और स्टॉकहोम के नाम से एक जल पुरस्कार दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार, ये भी याद रखना है, स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक। तो एक बुक कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, हर एक एग्जाम्स में एक बुक पूछी जा रही है, तो उसी को लेकर के हमने भी एक क्वेश्चन डाला है। इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसलिए याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ये पूछी जा सकती है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं काम करता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हिमांशु रॉय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, कौन सी, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर, यानी नरेंद्र मोदी को देख करके ये पुस्तक लिखी गई है। उनके समय को, इसके टाइम पीरियड को कहीं ना कहीं बताया गया है कि उसके अंदर कैसी वर्किंग की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्रीय जलीय शिखर सम्मेलन 2025 कोप 3 का मेजबानी किस देश को दी गई। अब देखिए, पर्यावरण को लेकर के हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। एनवायरनमेंट आज की तारीख में ऐसा ज्वलंत विषय है जिसका हर एक एग्जाम्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कोप 30, कौन सा, कोप 30 का आयोजन कहाँ किया गया, ब्राजील में किया गया। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना कहीं ना कहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। कोविड-19 को एक विषाणु जनित संक्रामक का मतलब फैलने वाला आरएनए वायरस बीमारी है, इस वायरस का क्या नाम दिया गया था। ध्यान रखिएगा, कोविड-19 को आप सभी जानते हो, और ये एग्जाम्स में पूछा भी गया है पहले भी, और इसके आगे भी आने वाली संभावना है, क्योंकि इसके कारण पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल आपको देखने को मिली थी। समझ में आ गई। तो इसको लेकर के कहा गया रोटा वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, सारस जो थी, मिसल्स। तो ये तो आपको पता ही है, उल्टी दस्त जो होते हैं, उल्टी दस्त, हैजे के अंदर इस प्रकार के आपको वायरस देखने को मिलेगा, उसको मिसल्स वायरस के रूप में जाना जाता है। तो कोविड के बारे में पूछा है तो ध्यान रखिएगा, सारस को 2 वायरस, इसके नाम से इसको जाना जाता है, किसको, कोविड को। तो ध्यान रखिएगा, कोविड का जो वायरस है वो सारस को 2 वायरस के नाम से इसको जाना जाता है। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के बारे में सही नहीं है। पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र जो यूएनओ है आपकी, उसके एनवायरनमेंट पर्यावरण सभा के बारे में सही नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, सही नहीं के बारे में बात की गई है। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा पर्यावरण संबंधी निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था है, इसके 193 देश सम्मिलित हैं, बिल्कुल 193 सम्मिलित हैं। यह 2012 में बनाई गई थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण 6 दिसंबर 8 से 12 2025 तक संयुक्त राष्ट्र नैरोबी के अंदर आयोजित होगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नैरोबी के अंदर आयोजित होगा। और नैरोबी किसकी राजधानी, केन्या की राजधानी है। और नैरोबी के अंदर ही आपको पता है ये पर्यावरण संरक्षण जो है, पर्यावरण का मुख्यालय भी स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन क्या है इसमें कि कौन सा सही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा पर संबंध में निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था ये नहीं है। ध्यान रखिएगा, इससे बड़ी संस्था है जो जिसके नीचे ये काम करती है वो है यूएनईपी, एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी के नीचे ये काम करती है कौन सी संस्था, पर्यावरण सभा। कौन सी, पर्यावरण, यानी कि एनवायरनमेंट असेंबली यूएनईपी के अधिशासी है, इसके एसोसिएट के होकर ही काम करती है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें पूछा कौन सा नहीं है। संविधान के 99वें संशोधन अधिनियम 2014 के अनुसार निम्न में से किसकी स्थापना की गई। वर्तमान सरकार जो आई थी वो सबसे पहले 2024 के अंदर 2014 के अंदर आई थी, और आते ही उसने एक संविधान संशोधन किया था, 99वां संविधान संशोधन, जिसके तहत जो आपके न्यायाधीश थे उन न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एनजेएसी का गठन करने का प्लान किया गया था। यानी कि जुडिशरी जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, एक कमीशन बनाया जाएगा। उसी से रिलेटेड था कौन सा, 99वां, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, पूछा क्या गया है, किससे संबंधित था, हरित आयोग से, नीति आयोग से, सुरक्षा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, एनजेएसी यही मैंने आपको बताया। तो ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और हर एक एग्जाम में नेशनल पार्क से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे ही
जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं, जिससे आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी और करेक्ट हो सके। बांदीपुर, तो बांदीपुर आपको सभी को पता है कहाँ पर होगा, कर्नाटक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कान्हा आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। मेलघाट आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को, मानस आसाम के अंदर है, झारखंड में नहीं है, ये आसाम के अंदर है। तो इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 3 नंबर इसमें सुमेलित नहीं है। मानस आसाम में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल से पूछा गया क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद के बारे में। संविधान सभा के सदस्य थे, बिल्कुल संविधान सभा के सदस्य थे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे, हाँ लगातार 2 बार, इसको याद रखिएगा, एकमात्र थे। प्रसिद्ध किताब इंडियन विंस फ्रीडम इनके द्वारा लिखी गई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में बिल्कुल 1934 के अंदर इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी। ये किताब इनके द्वारा नहीं लिखी गई, इसको ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा ये किताब नहीं लिखी, मौलाना अबुल कलाम के द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो आंसर क्या है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये आपका जो सी नंबर है, इसको याद रखिएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि फिट नहीं बैठता किस पर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने 15वीं शताब्दी में सत्रिय नृत्य से परिचित कराया? स्टैटिक जीके का पार्ट है, एक नृत्य आपके एग्जाम्स में हर बार कहीं ना कहीं पूछा जाता है, रिलेटेड चीजें पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में हर बार आता है। तो अल्लाह जिलाबाई आपको पता ही है, राजस्थान से रिलेटेड, ये भी राजस्थान से, ठीक है। और ये जो शंकर देव है, इनका संबंध कहीं ना कहीं आपको सत्रिय नृत्य से दिखाई देगा, असम से। कहाँ से? असम के रहने वाले थे, और इन्हीं के द्वारा सत्रिय नृत्य को दुनिया के प्रकाश में या भारतीय प्रकाश के अंदर लाया जाने का श्रेय जाता है किसको? शंकर देव को, इसको ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने ओ स्मार्ट कार्यक्रम निम्न में से किसके द्वारा, जितने भी भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स में इस तरह का थोड़ा सा हार्ड या मुश्किल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओ स्मार्ट कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया, किससे संबंधित है, रिलेटेड किससे है? ओजोन डेवलप, डिपोलेशन से, संरक्षण से, भूकंप की भविष्यवाणी, अर्थक्वेक से, ओशियंस से, या ऑफशियर यानी कि अपतटीय तेल जो क्षेत्र होता है, समुद्र के जो किनारे होते हैं, जो तटीय क्षेत्र होता है, उससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, ओ स्मार्ट का मतलब यहाँ पर ओ का मतलब ही क्या था? ओ का मतलब यहाँ पर ओशियंस था। क्या था? ओशियन, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये किससे रिलेटेड हो गया? महासागरों से रिलेटेड ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कांगेर वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है, जिसे हाल ही में यूनेस्को के द्वारा स्थल के अस्थायी सूची के अंदर, टेम्परेरी सूची के अंदर, प्राकृतिक श्रेणी के अंदर, नेचुरल श्रेणी के अंदर इसको शामिल किया गया है? तो कांगेर वैली नेशनल पार्क आपको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर। ये इस तरह के क्वेश्चन करंट से रिलेटेड भी हैं, और साथ साथ में एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी हैं, और साथ साथ के अंदर ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। ये तीनों को टच करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स में आपके कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? अब ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और हो सकता है आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि वर्तमान में आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर एक हवाई दुर्घटना घटी थी, तो उसको लेकर के चीज़ें याद रखें, तो कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम्स में है, इसलिए ये आपके क्लास के अंदर इस क्वेश्चन को इस टेस्ट सीरीज के अंदर शामिल किया गया है। तो ईशान का संबंध किससे? एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट से, रक्षा से, कृषि से। तो ध्यान रखिएगा, इसका संबंध एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से है, कहीं ना कहीं हवाई यात्रा प्रबंध से है, और इसका मुख्यालय कहीं ना कहीं कहाँ पर? नागपुर में बनाया गया, इसको भी याद रखिएगा। और ये करंट से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम्स में इसके आने की भी बहुत महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। कठपुतली शैली, पुतुल नाच का संबंध किससे है? अब इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जाम्स में बार बार पूछा जा सकता है, और आपको इसको याद भी रखना है, ठीक है। तो पुतुल शैली नाच कौन सी है? कठपुतली की एक शैली है, जो कि पुतुल नाच के नाम से किस राज्य में जानी जाती है? मणिपुर में, उड़ीसा में, केरल में, पश्चिम बंगाल में। तो ध्यान रखिएगा, पुतुल नाच का संबंध आपके पश्चिम बंगाल में है, और ये भी 3 प्रकार से किया जाता है। इसके भी टाइप्स कितने हैं? 3 प्रकार के इसके टाइप्स हैं, कठपुतली के टाइप्स हैं, और कठपुतली शैली को पुतुल नाच के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। जबकि कठपुतली का संबंध आपको पता ही है, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में निम्न में से कौन सी चीज सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना आपको, ध्यान रखिएगा। सीमांत गाजी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। खुदाई खिदमतकार आंदोलन प्रारंभ किया, बिल्कुल करेक्ट है। वह पहले गैर भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है, 1987 में। वह भारत के संविधान की केंद्र राज्य संबंधों के प्रबंधनीय सलाहकार समिति के सदस्य थे, नहीं, केंद्र राज्य की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के तौर पर पटेल थे, और सदस्य के तौर पर आप देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये आपका गलत हो गया, कौन सा? डी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सी भूमिका भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा नहीं निभाई गई? मनमोहन सिंह के द्वारा इसमें से कौन सा रोल नहीं किया गया? मनमोहन सिंह जिनकी अभी वर्तमान में ही डेथ हुई है, आपको पता है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी को टारगेट करके ये क्वेश्चन शामिल किया गया है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में, गवर्नर रिजर्व बैंक के रूप में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के चेयरमैन के रूप में, और फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर। तो ध्यान रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने काम किया, रिजर्व बैंक यूजीसी के रूप में काम किया, गवर्नर के रूप में काम किया, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, इसको ध्यान रखिएगा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वो कभी भी लोकसभा से चुन करके नहीं आए, वो हमेशा कहां से आए? राज्यसभा से, इसको ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? कहीं ना कहीं इसका आंसर ए इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2025 में ब्रिक्स की पूर्ण सदस्यता? ब्रिक्स आपको पता ही होगा, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये एक बहुत बड़ा है जिसका अभी वर्तमान के अंदर आपको पता ही है, चर्चा का विषय बना हुआ है। समझ में आया? तो इसको ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स एक उभरती हुई पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाओं का एक पूरा का पूरा संगठन है, जो कि दुनिया के दूसरी या तीसरी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया? तो उसके बारे में पूछा गया कि इसके अंदर अभी वर्तमान में किस देश ने पूर्ण सदस्यता ली है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, कनाडा, बेल्जियम। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स की अभी वर्तमान में सदस्यता इंडोनेशिया के द्वारा ली गई है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शहरों में कौन सा समूह मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश प्राचीन भारत का वंश है, जिसकी स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसका एक महत्वपूर्ण या महान शासक के तौर पर किसको जाना जाता? अशोक को जाना जाता, अशोक महान। ठीक है, तो अशोक महान के समय बताया गया है कि कौन सा समूह बड़े 5 बड़े पॉलिटिकल केंद्रों के रूप में या पॉलिटिकल सेंटर्स के रूप में या टेरिटरी के रूप में जाना जाता है। तो पाटलिपुत्र बिल्कुल राजधानी के तौर पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, तक्षशिला बिल्कुल जहाँ से चाणक्य था, उज्जैन उस समय श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था के रूप में, तोसली आपको पता ही है कलिंग की राजधानी, किसकी? वो कलिंग जिस पर अशोक ने आक्रमण किया था 261 के अंदर, उसकी राजधानी तोसली। और स्वर्णगिरी जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। दूसरा पाटलिपुत्र, सारनाथ, कलिंग, कांधार से कोई लेना देना नहीं है। सारनाथ, साचिन, कांधार, कांधार कोई भी बड़ा पॉलिटिकल ऐसे राजनीतिक केंद्र के रूप में नहीं था, इसमें भी कांधार दे रखा है। तो इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोसली और स्वर्णगिरी, ये 5 मौर्य वंश के सबसे बड़े पॉलिटिकल सेंटर्स के रूप में जाने। 4 तो पहले से ही थे, 5वां जो था अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 में अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष के अंदर, और वहां से उन्होंने अपार सफलता प्राप्त करी थी। और कहते हैं अशोक ने यही अपना पहला और यही अपना अंतिम युद्ध लड़ा था। इसके बाद अशोक ने अहिंसा की नीति अपना ली थी, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये 25 क्वेश्चंस थे जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट सीरीज है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पेड है ले सकते हो और दे सकते हो। ध्यान रखिएगा 2025 को टारगेट करके, एसएससी प्री को टारगेट करके ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। तो इसका देखिएगा सॉल्यूशन और अपने स्तर को चेक कीजिएगा। आज की क्लास के लिए सभी को थैंक यू। नए वीडियो में मिलते हैं। हेलो दोस्तों, सभी को भी नमस्कार। जैसे कि आपका मॉक टेस्ट नंबर 2 हो चुका है, आई थिंक बहुत अच्छा मॉक टेस्ट आपका हुआ होगा, पेपर बहुत अच्छे से आपने दिया होगा। अपना जो टारगेट है 2025, उसमें 50 में से 50 नंबर आपके रीजनिंग में बनने चाहिए। उम्मीद करूंगा आगे होने वाले पेपर भी आपके बहुत अच्छे गए होंगे और ये पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ, लगातार हर संडे को अपना VIPM अकेडमी रीजनिंग का, मैथ्स का, एसएससी का पूरा पैटर्न है, एसएससी प्री का पूरा पेपर सोल्व करवा रहा है। जो आपके जो दोस्त हैं, जो जानकार हैं,
जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप उन तक ये बात पहुंचाएं और उनको भी बताएं कि भाई एसएससी का प्री एग्जाम के मॉक टेस्ट है वीआईपीएम एकेडमी में, ऑफलाइन चालू हो, वीआईपीएम कोचिंग के अंदर ऑफलाइन चालू हो गए हैं और लगातार टेस्ट हो रहे हैं। मैं आपसे डिस्कस करूंगा टेस्ट नंबर 2 के बारे में, तो फटाफट सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जी। नमस्कार। ठीक है, ये लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसके बारे में बात करते हैं। देख लीजिए क्या कहना चाहेगा। जिस प्रकार 14 का रिलेशन 205 के साथ है, 5 का रिलेशन 34 के साथ है, तो वैसा का वैसा पैटर्न किसके अंदर बनेगा उसको पहचानना है। ठीक है, और ये एक तरीके से एनालॉजी का क्वेश्चन है। किसका है? एनालॉजी का। तो समझने की कोशिश कीजिएगा इसने क्या पैटर्न बनाया है। 14 इंटू में 14 कह सकते हो या 14 की स्क्वायर कह सकते हो। 14 की स्क्वायर प्लस में 9 ऐड कर दिए, तो एक तरीके से पहली वाली जो संख्या है उसका स्क्वायर करके उसमें 9 ऐड कर रहा है। 14 की स्क्वायर कितनी होती है बच्चे? 196, और 196 प्लस में 9 करोगे तो आपके कितने आ जाएंगे? 205 आ जाएंगे। आगे बात समझ में। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 इंटू 5 करोगे और प्लस में 9 ऐड कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, 25 प्लस में 9 ऐड करोगे तो बता दीजिए कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ये का ये पैटर्न बताना है किसके अंदर बनेगा। तो पहला वाला ऑप्शन अगर बात करें तो 25 का स्क्वायर 625, 625 में 11 जोड़ोगे तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद में 16 का स्क्वायर 256, 256 से माइनस हो रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस में 10, ये भी कट हो जाएगा। उसके बाद में आप कह सकते हो कि 28 की स्क्वायर प्लस में 9 करके देख लीजिए। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784, 784 प्लस में 9 ऐड करोगे तो कह सकता हूं क्या आपका 793 आ जाएगा। बताओ सबको समझ में आ गया? अभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार पिग का रिलेशन पिगलेट के साथ है, उसी प्रकार बताइए डियर का रिलेशन किसके साथ होगा। तो पिग का जो बच्चा होता है उसे पिगलेट कहते हैं, तो जो डियर का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? भी फॉन बोलते हैं। आगे बात समझ में। ये जीके के क्वेश्चन आपके थोड़े बहुत तैयार होने चाहिए। बच्चों के नाम हो गए, कंट्रीज के नाम हो गए, कैपिटल हो गई, करेंसी हो गई, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये एनालॉजी में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पिग के बच्चे का नाम पिगलेट होता है, डियर के बच्चे का नाम क्या होता है? भी फॉन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये लीजिए आपके सामने आ गया क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, ओड वन आउट वन का क्वेश्चन। इसमें केवल आपको पेपर में क्या करना है? केवल लास्ट के 2 अल्फाबेट को चेक करना है, केवल लास्ट के 2 अल्फाबेट, बाकी सब में आपका टाइम खराब नहीं करना है। बताओ बी कितने पे आता है? 2 पे। जी आता है 7 पे। बताओ कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। पी आता है 16 पे, टी आता है 20 पे। बताओ कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। एम आता है 13 पे, क्यू आता है 17 पे। बताओ कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। जी 7 पे, के 11 पे। बताओ कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। बाकी सब में 4 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है, तो ए वाला हो जाएगा। एग्जाम में भी ऐसे करना है, स्पीड बढ़ाने के लिए सबको चेक नहीं करना है, केवल लास्ट के 2 अल्फाबेट देखने हैं। आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये लीजिए दोबारा आपके सामने क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया है। बिल्कुल ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो पैटर्न देखो क्या बना है, इसने पता कर दिया। चलो डी से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या पैटर्न बना है इसने। देखो 17 इंटू में 4, 17, 17 दूनी 34, 34 का डबल 68, 17 इंटू में 4 प्लस में 12 कर दिया। ये पैटर्न बनाया। अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी पैटर्न बन सकता है। ओड वन आउट में पहचानना पड़ेगा आपको। तो 17 इंटू में 4 करोगे 68, 68 प्लस में 12 करोगे तो बता दीजिए 80 आ जाएगा। आगे बात समझ में। उसी प्रकार 13 इंटू में 4 कर दीजिए और प्लस में 12 कर दीजिए, सेम पैटर्न लगेगा। 13 चौक 52, 52 और 12 कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। आगे बात समझ में। इसी प्रकार आप 19 इंटू के अंदर कितने करेंगे? भी 4 कर दीजिए और प्लस में 12 कर दीजिए। तो 19 इंटू 4 करोगे तो 76, 76 प्लस में 12 करोगे तो 88 हो जाएगा। डन है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। इन सब के अंदर तो सेम पैटर्न लग रहा है, सेम पैटर्न लग रहा है। तो अगर आप 21 इंटू में 4 करोगे और प्लस में आपको 12 करोगे तो बता दीजिए कितना आ जाएगा? 21 चौका कितने होते हैं? 84, और 84 प्लस में 12 करोगे तो आपके कितने आने चाहिए थे? 96 आने, 96 आने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन 100 दे रखा है तो इसने क्या कर दिया? 21 इंटू में 4 प्लस में 16 कर दिया, ये कर दिया, तो इसकी वजह से 100 बन गए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। डन है। अगला क्वेश्चन बताने से पहले आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं।
वीआईपीएम एकेडमी आपके लिए फाउंडेशन बैच लेके आया है। 24 तारीख से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। जो बच्चा सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ की तैयारी करना चाहता है तो वीआईपीएम एकेडमी के साथ जुड़ सकता है। उसमें अच्छे से आपको मॉक टेस्ट, क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी उसके बारे में आपको बता देता हूं। जितनी फैकल्टी है वो कम से कम 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस लेके आई है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको आपकी जो फीस होगी वो अफोर्डेबल फीस होगी, मतलब आपसे उतना ही आपको देखकर, आपसे बात करके आपकी फीस है वो सीमित होगी। मतलब ये मान लीजिए आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी, ऑफलाइन तैयारी हो जाएगी, और ज्यादा फीस ना लेकर आपसे एक तरीके से बात करके, आपके अकॉर्डिंग आपसे कोऑर्डिनेट करके आपसे फीस ले ली जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपसे, मतलब जो टीम है वो आपसे डिस्कस कर लेगी। साथ साथ में आपको मेंटरशिप के टेस्ट मिलेंगे, आपको बाइलिंगुअल स्टडी मटेरियल मिलेगा, और साथ साथ में आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपको बता देता हूं, मेंटरशिप के टेस्ट होते हैं हर वीक में, एक एक टेस्ट होता है। एक टेस्ट तो होता है मेंटरशिप का, उसके अलावा अलग अलग टीचर अपना खुद का भी टेस्ट लेता है। जैसे मैथ वाले सर हो गए, रीजनिंग वाले हो गए, इंग्लिश वाले हो गए, जीके वाले हो गए। तो एक तरीके से जब तक आपका सिलेबस नहीं होगा, लगातार आपकी टेस्ट सीरीज चालू रहेगी, लगातार आपके टेस्ट होते रहेंगे। तो ये सारा सब कुछ आपको एक फाउंडेशन बैच के अंदर मिलेगा। और जो नया बैच स्टार्ट होगा वो 24 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अभी चलो भी अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया है। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप अपना थोड़ा सा वक्त ना खराब करके, आपसे जो पूछा गया है केवल उससे मतलब है। बताओ क्या पूछा है कि ओ का कोड क्या होगा, बता दीजिए। इसमें और इसमें दोनों में ओ कहां पे है? तो मैं कह सकता हूं क्या दोनों में, इसमें तो सबसे पहले सेकंड नंबर पे ओ है और इसमें फर्स्ट में ओ है। बताओ दोनों में कॉमन ओ है या नहीं? अगर ओ कॉमन है तो इसका कोड भी आपको कॉमन मिलेगा। देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो आपको 5 और 5 दिखाई दे रहा है। आगे बात समझ में? बाकी 3 अल्फाबेट इसके साथ मैच नहीं होते और ये 3 अल्फाबेट इसके साथ मैच नहीं होते। तो कॉमन कोड का क्वेश्चन है, फिक्स कोड का क्वेश्चन है। मैं कह सकता हूं क्या ओ का कोड क्या हो जाएगा तुम्हारा? 5 हो जाएगा। बस इतना सा देखना है, कॉमन अल्फाबेट देखना है। ये लीजिए एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, आपको केवल एक चीज देखनी है कि आपसे पूछा क्या गया है। बताइए फ्रेंड का कोड क्या होगा? आप देखिए इसके अंदर फ्रेंड है कहाँ है? बताओ फर्स्ट वाले में फ्रेंड है या नहीं? बिल्कुल है। बताओ सेकंड वाले में फ्रेंड है या नहीं? बिल्कुल है। अगर फ्रेंड कॉमन है तो कंफर्म है एक कोड भी कॉमन मिलेगा। तो वो कोड देखो कौन सा मिलेगा, सी के, और देखो सी के दोनों में है, फ्रेंड फ्रेंड दोनों में है। तो कंफर्म हो गया कि फ्रेंड का कोड क्या हो जाएगा? सी के हो जाएगा। बाकी देखो और जो बच गया वो कॉमन नहीं है। आगे बात समझ में? आपको तो बस कॉमन देखना है। डन है? अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये लीजिए, फिलिंग द ब्लैंक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं फिलिंग द ब्लैंक के। आपके प्री और मेंस में क्वेश्चन आराम से पूछा जाएगा। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, आप इनको काउंट करोगे। इसके करने की प्रोसेस क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टोटल काउंट किया ना तो ये 30 बने। अब बताओ 30 में कितने कितने के जोड़े बनेंगे? या बताओ 30 में 5 5 के बन सकते हैं, 6 6 के बन सकते हैं, 10 10 के बन सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में कितने कितने के जोड़े बने हैं? 10 10 के जोड़े बने हैं। 10 10 के कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लीजिए और बाकी ये लीजिए। अब 10 10 का पता कैसे चला? नोटिस करो, लास्ट का अल्फाबेट जहां कॉमन मिल जाए, समझ जाइए आपने पेड़ एकदम सही बनाए, 10 10 का जोड़ा बन जाएगा। अब चलो भी पता लगाते हैं किसके अंदर क्या क्या अल्फाबेट आएगा। देखो सबसे पहले एम है तो यहाँ पे सबसे पहले एम आ जाएगा। डन है? बताइए एम सबके अंदर है? बिल्कुल है। उसके बाद बताइए एम एन पी, चौथा अल्फाबेट देखना है। तो देखेंगे तो भाई 1 2 3 4, चौथा अल्फाबेट क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। एम क्यू के अंदर इस वाले ऑप्शन को कट कर देंगे भी, ठीक है। एम एन पी क्यू डबल आर के बाद क्या है इसको देखना है। तो डबल आर के बाद अगर देखें तो देखो एक एम एन पी क्यू डबल आर के बाद क्यू है तो दोबारा यहाँ पे क्यू आ जाएगा। डबल क्यू के मामले में देखें तो सबके अंदर मैच हो रहा है। उसके बाद बताओ पी के पास में क्या है? तो देखो पी के पास में अगर देखना चाहें पी के पास तो यहाँ पे देखना भी 1 और 2, सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट देखो यहाँ पे कौन है? एन है। सेकंड लास्ट देखो यहाँ पे कौन है? एन है। तो यहाँ पे भी एन आ जाएगा। उसके बाद बताइए डबल क्यू के बाद एन किस में है? ये भी कट हो जाएगा। डबल क्यू के बाद एन किस में है? ये भी कट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? बी वाला हो जाएगा।
तो एम एन पी क्यू डबल आर क्यू पी एन एम, उल्टा हो गया। एम एन पी क्यू डबल आर क्यू, क्यू के बाद क्या आ जाएगा, क्यू पी एन एम हो जाएगा, क्यू पी एन एम। आगे बात समझ में, डन है। इसी प्रकार आगे एम एन पी एम एन पी क्यू डबल आर क्यू पी एन एम हो जाएगा, क्यू पी एन एम। तो कह सकता हूं कि देखो क्यू पी क्यू एम किसके अंदर है, पी क्यू एम बिल्कुल मैच हो रहा है। उसके बाद में आगे बताओ, पी मैच हो गया, आर मैच हो गया, एन मैच हो गया, एन मैच हो गया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। चलो अभी अगले पे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये जो सीरीज है वो अल्टरनेट सीरीज है। अल्टरनेट का मतलब है इसमें सीधा रिलेशन नहीं होगा, एक छोड़कर अगले में रिलेशन होगा। कैसे, देखो थोड़ा सा ध्यान दो। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 44 दूनी 88 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2, देखो मल्टीप्लाई 2, देखो मल्टीप्लाई 2। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अब 88 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 176 आ जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में आ गई। और अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो मल्टीप्लाई 5, 4 5 जो 20, 20 5 जो 100, और ये लीजिए 100 इंटू 5 करोगे 500 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये लीजिए आपके सामने मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ गया। इसका क्या पैटर्न है पहचानते हैं, देखिए ढंग से। इसने क्या कर दिया, छोटी संख्याओं को मल्टीप्लाई करके, छोटी संख्याओं को मल्टीप्लाई करके बीच वाली संख्या बनाई है। 9 इंटू 3 27 बन गया। आगे बात समझ में, आगे बताओ 6 इंटू में 3 करोगे तो 18 बन जाएगा। तो इसी प्रकार बताओ इनको मल्टीप्लाई करो, तो 9 इंटू में 6 करोगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 9 छक 54। आगे बात समझ में, छोटी संख्याओं को कोनों को मल्टीप्लाई करके बीच वाली संख्या बनाई जा रही है, कोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अगला ये आ गया सिलोलिज्म का क्वेश्चन। इसके बारे में बात करते हैं, स्लोक्स के बारे में। तो देखो जान लीजिएगा, कुछ पत्थर घन है, कोई घन गिलास नहीं है, सभी बल्ले घन हैं। तो चलो अब इसको बनाते हैं। कुछ पत्थर, तो ये लीजिए कुछ पत्थर है वो क्या घन है, ये लीजिए कुछ पत्थर हो गए घन, डन है। आगे क्या बोला, कोई भी घन क्या नहीं है, गिलास नहीं है। तो भी काटा मारना पड़ेगा, कोई भी घन गिलास नहीं है, तो ये आ गया गिलास, कोई भी घन गिलास नहीं है, क्रॉस मार दिया। आगे क्या बोला, सभी बल्ले घन है, सबके सब बल्ले क्या घन के अंदर है, तो सभी बल्ले घन है, तो ये लीजिए यहाँ पे आ जाएगा बल्ला, सभी बल्ले क्या हो जाएंगे, घन हो जाएंगे। अब चलो चेक करते हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला, कुछ पत्थरों के बल्ले होने की संभावना है, कुछ पत्थरों के, तो बिल्कुल सही बात है। कुछ पत्थर के बताओ बल्ले होने की संभावना है या नहीं, ये देखो पॉसिबिलिटी बन सकती है, डायग्राम ऐसे बन सकता है, नहीं बन सकता। तो कुछ पत्थर है वो बल्ले होने की संभावना बिल्कुल राइट है। आगे बोला कोई बल्ला गिलास नहीं है, कोई बल्ला है वो गिलास नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। कैसे, जब देखो घन का रिलेशन गिलास के साथ नहीं है, घन का रिलेशन अगर गिलास के साथ नहीं है तो बल्ला तो फिर भी इसके अंदर है, अंदर है तो फिर इसका भी गिलास के साथ रिलेशन नहीं होगा, तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे सभी घन बल्ले हैं, बताओ सारे के सारे घन है वो बल्ले के अंदर है या सारे बल्ले घन के अंदर है, तो सारे बल्ले घन के अंदर है, इसने घन को अंदर डाल दिया तो ये गलत हो जाएगा। कोई पत्थर गिलास नहीं है, कोई पत्थर गिलास नहीं है, तो यहाँ पे तो ये बात सही है, पर कल को आपको पता है पॉसिबिलिटी बन सकती है, संभावना बन सकती है। क्यों, क्योंकि गिलास का इस घन के साथ में रिलेशन खत्म हुआ है, गिलास का घन के साथ रिलेशन खत्म हुआ है, पर गिलास का पत्थर के साथ तो संभावना तो बनी सकती है, संभावना तो बनी सकती है, तो संभावना बनेगी तो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, सेकंड वाला राइट हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखो किसमें है, तो आपका सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला ये आ गया आपके सामने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, ए फुल स्टॉप बी का मतलब है ए बी का पिता है। ठीक है, ए एंड बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए स्टार बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, और ए हैशटैग बी का मतलब है ए बी की बेटी है। अब इसने पूछा क्या है, बताइए निम्नलिखित में से किसका अर्थ होगा कि एस है वो एम के पति के भाई की वाइफ होगी। तो कुल मिला के जो एस है वो एम का जो पति होगा और पति का जो भाई होगा उसकी वाइफ होनी चाहिए, और वाइफ होने का मतलब समझते हो क्या, महिला होनी चाहिए, महिला। आई बात समझ में। तो सबसे पहले याद रखना, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करो और विद इन सेकेंडों में करना चाहो, तो हमेशा ध्यान रखना जेंडर का कंफर्म होना चाहिए। जिस ऑप्शन में जेंडर कंफर्म नहीं होगा वो ऑप्शन वैसे कट हो जाएगा। तो बताओ
एस है कुल मिला के महिला होनी चाहिए, पत्नी मतलब महिला होनी चाहिए। बताइए एस किस किस में महिला होगी? तो बताओ एस एंड एफ, एंड का मतलब क्या है ये बताओ? तो आप बोलोगे एंड का मतलब भाई है। अब बताओ एस अगर एफ का भाई होगा तो एक तरीके से पुरुष बन जाएगा, और बनानी क्या महिला है, तो ये वाला कट हो जाएगा। एस एंड एफ, एस एंड एफ ये भी गलत है, एस एंड एफ ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। पूरा सोल्व करके नहीं देखना है, बस आपको तो जेंडर कन्वर्ट करना है, जेंडर किस में बनेगा। अब बताओ एस स्टार एफ, स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब पत्नी, पत्नी का मतलब समझते हो क्या? महिला तो बनेगी बनेगी। एस बताओ किसकी वाइफ है? एफ की वाइफ है, और वाइफ है तो क्या है? महिला है, तो बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। आगे बात समझ में? पूरा बना के चेक करने की जरूरत नहीं है। इसने बोला दिए गए वेन आरेख के अनुसार कितने लोग या तो केवल वॉलीबॉल या केवल शतरंज खेलते हैं? या तो वॉलीबॉल खेलने चाहिए या शतरंज खेलने चाहिए, वो भी केवल, वो भी केवल। तो बताओ केवल वॉलीबॉल खेलने वाले कितने हैं? 23 हैं। और केवल शतरंज खेलने वाले, चेस खेलने वाले कितने हैं? 43 हैं। इनकी टोटल संख्या पूछी है तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी? 66 आ जाएगी। ओनली वॉलीबॉल, ओनली चेस, इनकी संख्या कितनी होगी? 66 हो जाएगी। आगे बात समझ में? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पासे में विभिन्न चेहरों पर 6 अक्षर हैं KLMNOP लिखे गए हैं। आपको बताना है 3 आकृतियां दी गई हैं, M के विपरीत सतह कौन सी होगी? M के विपरीत। तो देखो M का विपरीत निकालना है, तो देखो K और O बताओ मैच हो रहा नहीं हो रहा? जहां पे 2 अल्फाबेट मैच हो जाए, जहां पे 2 अल्फाबेट मैच हो जाए तो जो रह जाएगा आपस में विपरीत हो जाएगा। ये नियम है डाइस के अंदर। तो M का विपरीत पूछा है ना, दोनों कॉमन, कॉमन को काटो, जो रह जाएगा आपस में विपरीत हो जाएगा, आंसर आ जाएगा N। आगे बात समझ में? इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं भी 7 व्यक्ति हैं ABCDEF और G, उत्तर की ओर फेस करके एक सीधी लाइन में है। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। चलो भाई इसको बनाने से पहले जैसे जैसे बोले वैसे बनाते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला? यदि डी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। अब डी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, ये लीजिए डी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। अब बताओ डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो ए यहां पे भी आ सकता है और ए यहां पे भी आ सकता है। तो हम इसको एक बार लेके चलेंगे, अगर ये रॉन्ग होगा तो हम इसको उठा लेंगे। आगे इसने क्या बोला? आगे बोला कि बी सी के राइट में 5वें स्थान पे है। बी किसके? सी के राइट में, तो सी का राइट इस साइड होगा। 1 2 3 4 5, ये लीजिए, तो बी है वो सी के राइट में 5वें स्थान पे है। तो कंफर्म हो गया कि ए यहीं पे आएगा। आई बात समझ में? एक इंफॉर्मेशन और मिलेगी आपको आगे, वो क्या? जी है वो ई के तत्काल दाईं ओर बैठा है। तो ये लीजिए 2 जगह खाली कहाँ है? ये रही। जी किसके? ई के तत्काल दाएं बैठा है। तो देखो जी है वो ई के तत्काल दाएं बैठ गया, लेकिन ए के देखो कहीं ना कहीं बाईं ओर है। तो बताओ ए के बाईं ओर है या नहीं? तो कंफर्म हो गया ए यहीं पे आएगा और सी यहीं पे आएगा। अब बच गया कौन आपका? ए बी सी डी ई एफ बच गया, तो एफ आपका यहां आ जाएगा। सबसे दाईं ओर बताओ कौन बैठा है? तो सबसे दाईं ओर कौन बैठा है? ए बैठा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला। डन है। अगला ये लीजिए आपके सामने इंग्लिश की इंफॉर्मेशन जिस बच्चे को चाहिए, और ये लीजिए आपके सामने हिंदी की इंफॉर्मेशन। अब इस बड़े क्वेश्चन को देख के पहले तो आपको घबराना नहीं है। कहीं कल को आप ये सोचो कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसको सोल्व कैसे करेंगे, हैं इसको तो छोड़ना ही बेटर है। तो मैं हमेशा आपको चीज समझा देता हूं, जब भी रीजनिंग में बड़ा क्वेश्चन आए ना, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि आपसे पूछा क्या गया है। बस इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। इसने केवल ये पूछा है कि गोल चक्कर से दूसरा बाएं मुड़ने से ठीक पहले रमेश किस दिशा में मुंह करके खड़ा था। तो हमें तो केवल गोल चक्कर को टारगेट करना है, ध्यान से देखना, ठीक है। गोल चक्कर में दूसरा बाएं घूमने से पहले उसके फेस की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। चलो, रमेश अपने बचपन के दोस्त के घर जाना चाहता है। रमेश के दोस्त ने एक टेक्स्ट मैसेज पर उसके घर की दिशा बताई कि घर कहां पे है, ठीक है। चलो बात करते हैं। रमेश को उसके दोस्त के घर की दिशा के बारे में भेजा गया, नीचे दिया गया टेक्स्ट में लिखा है, उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। अब यहां से स्टार्ट है क्वेश्चन। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो आपका मुंह उत्तर की ओर है। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो आपका मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है।
आपका मुंह उत्तर की ओर है। आगे क्या बोला, आगे बोला आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े होते हैं, उसके बाद आपको दाएं मुड़ना है और 3 किलोमीटर चलना है, दाएं मुड़ना और 3 किलोमीटर चलना है। उसके बाद एक टी पॉइंट आएगा, ये लीजिए टी पॉइंट आ गया, ये टी पॉइंट आ गया। उसके बाद एक टी पॉइंट आएगा, उसमें आपको दाएं टर्न लेना है और 2 किलोमीटर चलना है। ये लीजिए दाएं टर्न ले लिया और 2 किलोमीटर चल दिया। अब बताइए फेस कहाँ है, फेस है साउथ में, ठीक है। आगे बताइए, आगे इसने क्या बोला, दाएं मुड़ना है 2 किलोमीटर चलना है। 4 सड़कों, यहां से देखो 4 सड़कों वाला एक गोल चक्कर, 4 सड़कों वाला एक गोल चक्कर होगा। गोल चक्कर से दूसरा बाएं मुड़ने पर, गोल चक्कर से दूसरा बाएं मुड़ने से पहले बताइए उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, सीधा आ जाएगा साउथ में है। अब इसने आगे देखो यहां क्या बोला, 4 सड़कों वाले एक गोल चक्कर होगा, बिल्कुल 4 सड़कों वाला एक गोल चक्कर है। इससे आपको 2 बायां लेना है, दूसरा बायां, पहला बायां और दूसरा बायां लेना है। तो मुझे बायां मुड़ना है क्यों है, मुझे तो ये पूछा गया है जब वो 2 बार बायां टर्न लेता है उससे पहले उसका फेस कहाँ है। तो बताओ 2 बार बायां टर्न लेने से पहले फेस कहाँ है उसका, साउथ में है। मतलब इस चक्कर से पहले इसका फेस कहाँ था, साउथ में था। तो आंसर आ जाएगा साउथ। डन है। अभी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लीजिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आ गया, बताओ वो क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है डिवाइड, बी का मतलब है इनटू, सी का मतलब है प्लस, डी का मतलब है माइनस। निम्नलिखित में से बताना है 338 किस में बनेगा। तो चलो भी कोई इलाज नहीं है, सोल्व करना पड़ेगा। तो चलो भी सबसे पहले बताओ बी का मतलब मल्टीप्लाई, डन है। उसके बाद आगे बताओ डी का मतलब क्या है, डी का मतलब माइनस है, ए का मतलब डिवाइड है, और बताओ सी का मतलब क्या है, सी का मतलब प्लस है। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो बताओ 11 इंटू 32 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 352 आ जाएगा, डन है, माइनस। उसके बाद में अगर 80 में अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएगा प्लस में 6, डन है। अब बताओ प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 358, माइनस में 20 कर दीजिए तो मैं कह सकता हूं कि आपका 338 ही आएगा, बिल्कुल सही है। तो चलो किस्मत अच्छी है, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्दों को तार्किक रूप से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पता है या तो छोटे से बड़े की ओर सेट करना है या बड़े से छोटे की ओर सेट करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, ये काम करना है, ठीक है। तो चलो अभी छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है, बूंद, ठीक है। और सबसे बड़ा क्या होता है, सागर। तो बूंद 1 नंबर पे आएगी, सागर 2 नंबर, सागर लास्ट में आएगा। ये सबसे पहले आएगा और ये सबसे लास्ट में आएगा। तो बताओ 1 और 2 बताओ सबसे पहले और सबसे लास्ट में किस में है। तो देखो सबसे पहले 1 है, सबसे लास्ट में 2 है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, बाकी सबको काट दीजिए, डन है। तो बताओ 1 नंबर पे बूंद, बूंद से बड़ा क्या होता है, बूंद से बड़ा होता है पोखर, पोखर मतलब एक गड्ढा, ठीक है। तालाब नहीं कह सकते, तालाब की साइज बड़ी होती है, तालाब से भी छोटा जो गड्ढा होता है जहां पानी इकट्ठा होता है उसको पोखर कहते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर पे पोखर आ जाएगा, उसके बाद 3 नंबर पे तालाब आ जाएगा, तालाब के बाद नदी, नदी के बाद में सागर, डन है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 2 अक्टूबर 2012 को मंगलवार था, तो बताइए 1 अक्टूबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले थोड़ा बेसिक बताऊंगा, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और 365 में अगर डिवाइड करोगे ना तो 52 तो वीक आएंगे, एक दिन बचेगा, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, एक दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा। तो कैलेंडर में क्या कहा जाता है, कैलेंडर में ये कहा जाता है सेम डेट को अगले साल जाने पर एक दिन बढ़ेगा। अगर अंदर 28 फरवरी आएगी तो एक दिन बढ़ेगा, और अंदर 29 फरवरी आएगी तो सेम डेट को 2 दिन बढ़ेंगे। बस इतना सा काम आपको देखना है। चलो 20 ने क्या बोला, 2 अक्टूबर कौन सा महीना, 10वां, सितंबर के बाद अक्टूबर, 2 अक्टूबर 2012, दिन कौन सा, मंगलवार है। चलो भी करते हैं, इसको पता लगाते हैं। अब बताओ 2 अक्टूबर 2012 को मंगलवार है, तो बताइए 2 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन होगा। अगले साल जा रहे हो, लीप ईयर जा चुका है, 4 साल में आता है, इसकी 29 फरवरी पीछे जा चुकी है, तो एक दिन जोड़ोगे तो बताओ मंगलवार के बाद अगला दिन कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, बुधवार। फिर अगला 2 अक्टूबर 2014 को कौन सा दिन होगा, तो ये लीजिए तुम्हारा आ जाएगा गुरुवार। देख लीजिए 4 साल बाद में 2 दिन बढ़ेगा। जब भी 29 फरवरी आती है
तब जाके 2 दिन प्लस होंगे, वरना सेम डेट को एक एक दिन प्लस होता है कैलेंडर में, चाहे आप फोन में देख लीजिए। तो 2 अक्टूबर 2014 को गुरुवार, तो बता दीजिए 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा, तो आप बोलोगे सर शुक्रवार हो जाएगा शुक्रवार। अगला फिर आगे बताओ, मंगल बुध गुरु शुक्र, शुक्र के बाद अगला आपसे पूछा है 2 अक्टूबर 2016, तो बताइए 2 दिन जोड़ोगे तो बताओ, शुक्र के बाद शनि और रवि, आपका वार आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। अब ये रविवार पता है कौन सी तारीख का है, ये 2 अक्टूबर का वार है, और आपसे 2 अक्टूबर का नहीं पूछा, आपसे 1 अक्टूबर का पूछा है। तो बताओ 2 अक्टूबर से पहले क्या आता है, 1 अक्टूबर, तो एक दिन माइनस करोगे तो बताइए दिन कौन सा आ जाएगा तुम्हारा, शनिवार आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। और मैं तो इतना सा जानता हूं, पेपर में करो तो डायरेक्ट करना, 2012 से 2016 में जा रहे हो, 4 साल आगे जा रहे हो, 4 साल में 4 दिन प्लस होंगे, बीच में एक लीप ईयर भी आ गया जिसमें 4 का भाग जाता है 29 फरवरी, तो प्लस में 1 और ऐड कर दो, तो सीधा मंगलवार में 5 दिन जोड़ दो, और मंगलवार में 5 दिन जोड़ोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, मंगलवार में 5 दिन जोड़ने पे रविवार आ जाएगा। लेकिन मुझे तो 2 अक्टूबर का थोड़ी पूछा है, 1 अक्टूबर का पूछा है, तो माइनस 1 दिन करोगे 1 अक्टूबर का आ जाएगा, तो दिन तुम्हारा कौन सा आ जाएगा बच्चे, शनिवार आ जाएगा। बताओ सबको समझ में आ गया भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। इसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा। आपसे पूछा है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो भाई कोशिश करना जूम करके देखने की। पूछा है बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी, तो चलो अभी इसको समझते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं, देखो यहां पे सी दे रखा है, अगली बार सी नीचे चला गया, ठीक है, तो यहां वाली आकृति यहां आ गई, फिर दोबारा यहां वाली आकृति इस बार ऊपर आ गई, इस बार ऊपर, तो पहले तो जो यहां पे थी वो नीचे चली गई, फिर यहां पे थी वो ऊपर चली गई, इस बार दोबारा जो यहां पे थी वो देखो नीचे आ गई, अगली बार नीचे आ गई, फिर अगली बार जो यहां पे है वो देखो ऊपर चली गई, ठीक है। तो बताओ अगली बार ये जो शेप है ये कहाँ आएगी, नीचे आएगी, तो मतलब ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो बताइए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो आपका ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, इन दोनों में से एक होगा। डन है। अब चलो एक को नोटिस और करते हैं, ये तो कंफर्म हो गया। इसके अलावा आप देखोगे तो चलो अब टारगेट करते हैं इस वाली आकृति को, ये देखो बराबर है, जो कोने में है वो बीच में आ रहा है, जो कोने में है वो बीच में आ रहा है, उसके बाद जो कोने में है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। अगली बार जो कोने में है वो देखो अगली बार बीच में आ रहा है, और अगली बार जो कोने में है वो देखो यहां नीचे आ रहा है। तो बताओ अगली बार ये जो कोने में होगा ये कहां जाएगा, बीच में आएगा, तो बीच में बराबर का निशान आएगा, तो बराबर का सिंबल ये रहा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला आपका कट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो भाई मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा, अपने टाइपिस्ट को दोबारा कह दूंगा कि भी ढंग से इन क्वेश्चंस को थोड़ा ढंग से आप सामने लेके आए, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन मार्क की जगह अगला क्या आएगा ये बता दीजिए, क्वेश्चन मार्क की जगह अगला क्या आएगा, ठीक है। तो देखो पैटर्न देखो, मैं कह सकता हूं क्या, जो सबसे यहां पे नीचे है वो अगली बार देखो यहां ऊपर चला गया खोपचे में, या एक काम करो इसको छोड़ो, ये देखो 4 नीचे अगली बार ऊपर, ये देखो एस नीचे अगली बार ऊपर, तो उसके बाद बताओ ये ओ नीचे तो अगली बार ऊपर आएगा, ऊपर बताओ किस किस के अंदर है, तो ऊपर देखो यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। इन दोनों में बात करते हैं। अब चलो आगे बात करते हैं, बीच वाले को चेक करते हैं, बीच वाला मिल जाए। तो देखो ये जो आपको कोने में दिखाई दे रहा है अगली बार देखो यहां पे आ गया, दिख गया, और फिर इस बार जो कोने में है तो कहां चला गया, बीच में आ गया, फिर इस बार कोने में है तो अगली बार देखो कोने में आ गया। फिर मैं कह सकता हूं क्या, इस बार अगर ये जो कोने में है ये कहां चला जाएगा, बीच में आएगा, तो अगर बीच में आएगा तो बीच में 2 आपको मिल जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। डन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताने टोटल त्रिभुज कितने होंगे, त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। तो पहले तो बताओ इस शेप के अंदर टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, ये बताओ इस शेप के अंदर टोटल त्रिभुज कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर 1 2, 2 के बाद 3 बन जाएंगे, 3 हो गया, 3 के बाद 4, और 4 के बाद 1 ये बन जाएगा 5, बन जाएगा 5, इसमें टोटल 5 है, ठीक है। 5 में फिर अगर काउंट करेंगे तो फिर 1 ये हो जाएगा, दूसरा फिर आपका ये बन जाएगा, 1 और 2 ये हो जाएंगे, ठीक है, तो प्लस में 2 ये हो गए। उसके बाद और काउंट करेंगे तो भाई 1 आपका ये बन गया, दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा आपका ये बन जाएगा, 2 बन गया, उसके बाद 1 आपका ये बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 के बाद एक और कौन सा बनेगा भाई, तो अगर एक और अगर बात करें तो एक और अगर बात करें तो कह सकता हूं क्या, एक ये पूरा का पूरा बन जाएगा, ये देखो पूरा का पूरा बन जाएगा, तो प्लस में 4,
टोटल कितने ऐड कर दोगे? 4 हो जाएंगे क्या? 1 2 3 और 1 4, तो कितने आ गए? 7, 7 और 4 कितने हो जाएंगे? टोटल 11 हो जाएंगे। आगे बात समझ में? तो 3 5 तो ये हो गए, 1 2 3, उसके बाद में ये आ जाएगा 4 और 1 5, 5 5 के बाद 2 ये हो जाएंगे, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 और 4 11, तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लीजिए पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया, उसके बाद पेपर को ऐसे फोल्ड करने के बाद ऐसे फोल्ड कर दिया। अब ये शेप है, ये शेप है, तो बताओ ये चारों साइड जाएगी, ये यहां पे भी आएगी, ये यहां पे भी आएगी और ये यहां पे भी आएगी। अब आपको तो ये देखना है ये 2 लाइन बताओ किसके अंदर है, फटाफट देखो। और पहले ये देखो ये वाली शेप कहां पे है, तो बताओ इसमें कहीं दिखाई दे रही है ये वाली, तो गलत हो जाएगी। इसमें दिखाई दे रही है ये वाली, गलत हो जाएगी। अब इन दोनों में चेक करते हैं, तो बताओ लाइन कितनी? 2 लाइन है, और यहां पे देखो केवल एक ही लाइन है, केवल सिंगल लाइन है, तो कह सकता हूं कि ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उमेश सतीश से बड़ा है, उमेश है वो किससे बड़ा है भी? चलो भी ये आ गया आपके सामने रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन। उमेश है सतीश से बड़ा है। आगे बोला गया सुरेश नीरज से तो छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, उमेश से बड़ा है, और उमेश से बड़ा कौन है? सुरेश है। ये लीजिए सुरेश, तो ढंग से पढ़ो कि उमेश है सतीश से बड़ा है, और आगे क्या कहना चाह रहा है कि सुरेश है वो नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से तो बड़ा है। तो बताओ ऊपर कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा नीरज। ठीक है, तो सुरेश है वो नीरज से तो छोटा और उमेश से बड़ा है। आगे बोला तरुण रितेश से बड़ा है। चलो छोड़ो, तरुण रितेश से बड़ा है लेकिन नितेश से छोटा है, नितेश से छोटा है। कौन भाई? तरुण। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? ये आ गया तरुण आ गया। और तरुण किससे बड़ा है? रितेश से बड़ा है, तो ये आ गया यहाँ पे रितेश आ जाएगा। ये आ गया रितेश। डन है। पूछा क्या है? मनीष सबसे छोटा है, तो ये लीजिए मनीष है वो सबसे छोटा है, मनीष है वो सबसे छोटा है। पूछा बताइए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा नीरज हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? नीरज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। डन है। चलो भी साथ साथ में सेशन को लाइक कर देना अभी जवानों। क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सिंबल बदलने हैं, प्लस और बराबर, प्लस और माइनस को बदल दो, परस्पर बदलो, और इनटू और डिवाइड को आपस में बदलो। तो कह सकता हूं क्या प्लस की जगह तो माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, इनटू की जगह डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड की जगह इनटू हो जाएगा। अब चलो भाई 272 में 16 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 17 बार जाएगा। 16 की स्क्वायर 256, 256 में 16 जोड़ोगे तो 272 ही आएगा। 17 बार चला जाएगा। माइनस 97 प्लस में बताओ 23 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा? 92 आ जाएगा। 23 चौका 92। ठीक है, अब मैं कह सकता हूं क्या 97 में से 92 गया तो माइनस के 5, और 12 में से माइनस के 5 जाएंगे, 17 में से माइनस के 5 जाएंगे, तो तुम्हारे कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन भाई, एक घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई को 63 मिनट में आगे निकल जाती है, तो एक दिन में घड़ी कितने आगे या पीछे होगी? ये क्वेश्चन बच्चे बहुत डेप्थ का क्वेश्चन है, और जिन बच्चों ने छोड़ा है उन बच्चों को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि घड़ी का टॉपिक तुम्हें दोबारा पढ़ना है। जिसने घड़ी बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना उसको घड़ी का टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन है, डेप्थ का क्वेश्चन है। तुम हमेशा याद रखोगे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को ओवरलैप पार करती है 65 से 5/11 मिनट में पार करती है। ओवरलैप का टाइमिंग ये है, लेकिन इसने बताओ कितने मिनट में पार कर लिया? 63 मिनट में आगे निकल गई, 63 मिनट में पार कर लिया। तो देखो पार करना कितने में चाहिए? 65 से ही 5/11 में पार करना चाहिए। कैसे? वो तो भाई मैं आपको थ्योरी में बताऊंगा। यहाँ पे बताने लग गया ना कैसे तो बहुत वक्त चला जाएगा। ठीक है, अभी अपन केवल सोल्यूशन निकाल ले, थ्योरी नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, तो ओवरलैपिंग का टाइमिंग क्या है? 65 से ही 5/11। ओवरलैप होती कितने में, कर कितने में रहा है? 63 में कर रहा है। तो बताओ घड़ी है वो तेज चल रही है, घड़ी कितना तेज चल रही है? 2 से ही 5/11 मिनट तेज चल रही है। ठीक है, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो बताओ कितना आएगा? 11 दूनी 22, तो कह सकता हूं क्या 27/11 मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये 27/11 मिनट आगे है, ये आगे किसकी वजह से है? इसकी वजह से आगे है या इसकी वजह से आगे है? तो ये आगे है 63 की वजह से, और जिसकी वजह से आगे होगी बराबर में उसी की वैल्यू रखे जाएगी। पार कितने में किया? 63 मिनट में। पार कितने में करना चाहिए? 65 से 5/11 में। तो बताओ तेज है या नहीं? तेज का पता किससे चला?
63 मिनट से, 63 मिनट की वजह से तेज है, तो 63 मिनट में इतना तेज हो जाएगी, तो बताओ 1 मिनट में कितना तेज हो जाएगी? तो 1 मिनट में हो जाएगी 27/11/63। अब इसको सोल्व करोगे तो नीचे 1 लगा दोगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, इतना सा काम करना है। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? अभी 1 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 27 और नीचे क्या आएगा? 11 इंटू में आ जाएगा 63। ये लीजिए, तो 1 मिनट में तेज हो जाएगी 27/11 इंटू 63। 1 मिनट में इतना तेज हो जाएगी, लेकिन 1 मिनट का नहीं पूछा आपसे, तो 1 दिन का पूछा है। और 1 दिन में बताओ कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटों की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 27/11 इंटू में 63 और इंटू में 1 दिन की वैल्यू पूछी है, तो 24 इंटू 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। ये जबकि मिनट है तो देखो मिनट ही लेके चलनी पड़ेगी, सारी चीजें देखो मिनट में चल रही हैं। तो 1 दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 और 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। ये लीजिए मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको काटो, 9 तिया 27, 9 साती 63। ये लीजिए, अब चलो इनको मल्टीप्लाई करो फटाफट। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 24 इंटू 6 करोगे तो आएगा 144। तो 144, तो ये 1440 आ जाएगा, 1440। और भाई 1440 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0, 4 तिया 12, 12 और 1 13, और ये आ जाएगा आपका 3 और 1 4। ये आ जाएगा आपका 432 0, और नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 77 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो बताओ 4320 में अगर 77 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताइए आंसर क्या आएगा? तो चलो भी डिवाइड करते हैं। तो 77 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 7 5 35, बच गया 3, 7 5 35 और 3 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, 385 आ जाएगा। और ये 400 कितना है? 432 है। तो कह सकता हूं क्या? बिल्कुल है, 5 बार तो चला गया, 5 बार चला गया। अब कह सकता हूं क्या? 432 में से अगर आप 385 माइनस करोगे, 432 में से माइनस करोगे 385, तो कितना आ जाएगा? ये आपका 47 आ जाएगा। आगे बताओ, 0 है तो 0, 470। अब दोबारा इस तंत्र को मल्टीप्लाई करो, 6 से करो। अब इस बार 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 42, बच गए 4, 7 6 42 और 4 कितने हो जाएंगे? 46। यह आगे 462, और 462 470 बिल्कुल 6 बार चला गया। अब 470 में से 462 गया, कितना बच गया? 8, 8/77 मिनट आ जाएगा, मिनट। ठीक है, और इतना आगे हो गई है, कितना क्या हो गई है? आगे। अच्छा क्वेश्चन है, डेप्थ का क्वेश्चन है, आगे हो गई है। तो भाई इसमें कहीं लिख रखा है अभी 56 सही 8/77, 56 सही 8/77, 56 सही 8 सेम दे दिया, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसका तो लिख दिया आगे और इसका लिख दिया पीछे, पीछे। तो बताओ यहाँ पे पार कितने में करना चाहिए? 65 से ही 5/11 में। पार कितने में किया? 63 में किया। तो तेज चली, तेज चली मतलब आगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी और सभी क्या हो जाएंगे? आपके रोंग हो जाएंगे। डन है भी, चलें भी आगे। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा, पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा, आराम से आपको चीजें करवाई हैं। और नया फाउंडेशन बैच है वो 24 तारीख से स्टार्ट होने वाला है वीआईपीएम एकेडमी में, और आप अच्छे से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। और आने वाले 13 अगस्त के अंदर जो आपका पेपर है उसमें आप बहुत अच्छा करके दिखाएं, और यही आपके पास में सबसे अच्छा वक्त है, इसको आप यूटिलाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, और वीआईपीएम की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप अपना जो नंबर है, अपने जो मार्क्स हैं उसको थोड़ा देखें, एनालिसिस करें कि मुझे 150 नंबर चाहिए। लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी? 152 के आसपास, 150 के आसपास गई थी। तो आपका टारगेट यही है कि इस बार भी मेरा 150 152 तो बनना चाहिए। तो अब आपके पास में सही वक्त है टेस्ट ज्वाइन करने का, टेस्ट लगाने का। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप, हमारी जो टेक्निकल टीम है, जो हमारे यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं जो पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, वो आपके डाउट का सोल्यूशन करेंगे। आप जब चाहें, आप 24 घंटों में आप अपना क्वेश्चन सेंड करें, आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि रीजनिंग का सेशन आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, और आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और भगवान का आशीर्वाद आप पे बना रहे। इसी के साथ जी, धन्यवाद।